ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜੇਜੇਪੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ वो इस वेले आंदोलन दी जिंद जान या मुढ़ बनया बैठा है। आप जानते हो कि खाप पंचायतों का जो हरियाणा का एक फैसला होता है वो सभी मानते हैं। आंदोलन 26 जनवरी के बाद थोड़ा बिखर भी रहा था, लेकिन खाप पंचायतों ने इतने अच्छे से उसको हैंडल किया कि आंदोलन फिर दोबारा स्ट्रॉन्ग भी हो गया और अभी तक चल रहा है। ये खाप पंचायतों का अक्सर आपका कहाँ कल्चर हो, जो मकसद क्या होता है? देखिए, ये एक जमाने में स्लीपर सेल बनी थी सेनाएं, समझो राजा हर्षवर्धन होते थे थानेसर के। थानेसर जो आज कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ये थानेसर शहर होता था। बाहर से जो राजा आक्रमण करते थे उनको सेना की जरूरत होती। उस समय जनता इकट्ठी करके महाराजा हर्षवर्धन ने एक बात कही कि या तो आप हमारे को टैक्स दीजिए, हम सेना बनाएंगे, वरना अगर कोई बाहर से आक्रमण करता है तो हम सारे के सारे लड़ेंगे। तो उस समय बात ये हुई कि सारी जनता ने लड़ना कबूल किया। तब से खाप बढ़ने शुरू हुई। हमारा एक कल्चर है कि हम इकट्ठा होकर के अगर कोई फैसला करते हैं तो उसको मान सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। फिर उसके लिए चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे छोटा बड़ा, सब मिलके लड़ते हैं। ये हमारा कल्चर रहा है। अब जहाँ तक बात किसान आंदोलन की है, खाप पंचायतें ज़्यादातर देहात में होती हैं, गाँव में होती हैं। शहरों के अंदर इनका ढांचा कमज़ोर पड़ जाता है। वैसे दिल्ली के अंदर भी खाप पंचायतें हैं, मगर शहरों में ढांचा कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों? बाहर के आकर के उसके अंदर रहना शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं मानते उस बात को। तो पूरे के पूरे देहात के अंदर खेती पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, मजदूर है वो भी खेती पर आधारित है। तो सारे के सारे देहात के अंदर खापों के फैसले चलते हैं। ये एक सामाजिक संगठन है, 36 बिरादरी इसमें शामिल होती है। आप देखते हैं कि हरियाणा में जो खाप पंचायत का फैसला है वो सभी मानते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। आप लोगों ने हरियाणा के सरकार के जेजेपी या बीजेपी के जो मंत्रीगण हैं उनको जनतक तौर पे आने के लिए बिल्कुल पाबंद किया हुआ है, भाई वो आ नहीं सकते लोगों के काम में। लेकिन इसके मुकाबले आप पंजाब में जब देखते हो तो पंजाब में जो महापंचायतें होती हैं या महारैलियां होती हैं, उनका तो हरियाणा का क्या अंतर है? देखिए, पंजाब में जो रैलियां कर रहे हैं वो संगठन कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर किसान संगठन कोई रैली नहीं कर रहा। हरियाणा के अंदर ज्यादातर पंचायतें ये इसलिए होती हैं, जैसे कोई मंत्री ने प्रोग्राम रख दिया या मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम रख दिया, उस क्षेत्र की खाप इकट्ठी होगी और वो उसके लिए रणनीति बनाएगी कि फलां तारीख को कोई मंत्री आ रहा है या बीजेपी का कोई लीडर आ रहा है, हमने उसका विरोध करना है, किस तरीके से करना है, उसका हेलीकॉप्टर ही नहीं उतरने देना है, उसको झंडे दिखाने हैं। उसमें रणनीतियां तय करने के लिए पंचायतें करती हैं, होती हैं। और वो खाप पंचायत के अंदर एक दो किसान मोर्चे के लीडरों को भी बुला लिया जाता है। कोई स्पेशल तौर पर हरियाणा के अंदर रैलियां नहीं हो रही, वो होली पहले वो भी खापों ने की, किसी संगठन ने। पंजाब में जो रैलियां कर रहे हैं ना, वो राजनीतिक लोग कर रहे हैं या किसानों के संगठन कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर ज्यादातर रैलियां खाप पंचायतें कर रही हैं, इसमें किसान संगठन नहीं होते। होते हैं तो सब होते हैं। तो यहाँ राजनीतिक लोग भी अगर रैली करते हैं तो वो भी किसान मुद्दे पर करते हैं, उसका भी नाम किसान पंचायत होता है। और वो भी यही भाषा बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धरनों को मजबूत कीजिए। आपको बता दूं, मैं कांग्रेस के लोग भी रैलियां कर रहे हैं, कहते हैं धरनों को मजबूत करिए, सिर्फ किसान की भाषा बोलेंगे। इनेलो के लोग भी राजनीतिक पार्टी है, 2 इनके हॉस्पिटल चल रहे हैं। एक सिंगू बॉर्डर पे 40 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है, एक टिकरी पे चल रहा है। वो कूलर बांटते हैं, वो पंखे बांटते हैं। यानी हरियाणा का और पंजाब का अलग अंतर है। पंजाब का और हरियाणा का थोड़ा सा स्वाभाविक भी है।
क्योंकि पंजाब का इलेक्शन नज़दीक है, नज़दीक इलेक्शन होने में राजनीतिक लोगों के यहाँ जो कीटाणु होता है वो पैदा हो जाता है जल्दी। हरियाणा में इलेक्शन थोड़ा लेट है, इसलिए यहाँ राजनीति नहीं चलती, पंजाब में थोड़ी राजनीति चल रही। आप देखते हैं कि पश्चिमी बंगाल का इलेक्शन की जो कंपेन है ख़त्म हो गई। अब अमित शाह मोदी उधर से वेले हो गए हैं। जो फ्री होके बाद में जो अब कोविड की जो पिछले 5-4 दिन में से दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, तो ऑपरेशन क्लीन का भी जो सरकार एक अखबारों में दे रही है कि ऑपरेशन क्लीन किया जाएगा, दिल्ली के बॉर्डर ख़त्म कराइए। ये सरकार की जो मंशा है, इसके पीछे एक कोविड वाली बात है कि जहाँ आंदोलन को वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, अब कोविड का जहाँ सेना का साथ लेंगे, तब ये किसानों को उठा देंगे बॉर्डर से। देखिए, कोविड का तो एक बहाना है। कोविड के बहाने में इन्होंने सीएए का आंदोलन उठाया, दिल्ली के अंदर दंगे करवा दिए। सच्चाई क्या है कि आज से लगभग 20 दिन पहले एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी दिल्ली में गृह मंत्री की अध्यक्षता में, और उसके अंदर मुद्दा एक ही था कि किसानों को किस तरह उठाया जाए। बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। होना तो ये चाहिए था गृह मंत्रालय की तरफ से किसानों से बात करके इनको कैसे संतुष्ट किया जाए, बल्कि बात क्या की जा रही है कि किसानों को कैसे उठाया जाए, और उठाने के लिए इन्होंने तरह तरह के ये हथकंडे अपना रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी सीआईडी के द्वारा आंकड़े इकट्ठे करवाए गए। केंद्र की सारी एजेंसियां लगी हुई हैं कि कितने किसान थे, क्या घटे हैं, बढ़े हैं, किसान की मानसिक दशा क्या है, क्या वो मानसिक तौर पर लंबा आंदोलन लड़ने के लिए तैयार है, क्या वो मायूस हो चुके हैं। तो इस किस्म की भाषा का उन्होंने वो आंकड़े इकट्ठे भी करवाए, और ऑपरेशन क्लीन के नाम से जो रिपोर्ट अखबार में छपी वो बीजेपी का पेड अखबार है, बिल्कुल जागरण बीजेपी की खबरें छापता है। तो वो कोई हवा में बात नहीं थी, वो सच्चाई थी। लेकिन हमें पहले ही पता था कि सरकार ऐसी मंशा रखती है कि हमारे आंदोलन को तारपीड़ो करने के लिए। इसका मेन कारण क्या है, इन्होंने जब ये आंदोलन चला 1.5 स्टेट का आंदोलन माना है, पंजाब का या आधा हरियाणा का है, फिर हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, 2.5 स्टेट का हो गया भाई, ये समझ रहे थे। मगर इसका असर जब इन्होंने देखा पूरे देश के अंदर, यहां तक कि पश्चिमी बंगाल के चुनाव में भी किसान का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी जहां अपने आप को विनिंग समझ रही थी, वो बीजेपी वहां बैकफुट पे आ गई। ममता किसान मोर्चे के आंदोलन के बाद ममता में एनर्जी उभर के आ गई, क्योंकि ममता अकेली पड़ी हुई थी, उसको देश के किसानों के मुद्दे के ऊपर बोलने के लिए एक मुद्दा मिल गया। तो इस किस्म की, क्योंकि हम जब बंगाल गए, मैं बंगाल खुद रैली एड्रेस करके आया हूं, तो बंगाल गए, वहां के लोगों को एमएसपी का ही पता नहीं। हमने पूछा जाके आपका धान किस भाव बिकता है, उन्होंने कहा 1400 रुपये। हमने कहा कि क्यों आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, आप 1888 धान क्यों नहीं बेच सकते? उन्होंने कहा बेच सकते हैं। भाई फिर आप मांगिए ना, ये हर रोज रैलियां कर रहे, गृह मंत्री आ रहा है, कभी प्रधानमंत्री आ रहा है। आप पंजाब का क्या हो, बंगाल का किसान मांगिए कि हमारा धान भी, क्योंकि वहां धान की 3 फसलें होती हैं, वहां मोटी फसल धान ही है। हमने कहा भाव मांगिए, आपका 488 रुपये, लगभग 500 रुपये धान कम बिक रहा है। क्या आप इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आपका मन नहीं करता कि आपकी एमएसपी के ऊपर फसल बिके? तो वो एक मुद्दा बना, और एक माहौल ऐसा बना कि बीजेपी ने जो मीडिया के अंदर एक माहौल बना रखा था, उसको बैकफुट करते हुए आज बीजेपी वो हार रही है, जीत नहीं रही है। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੈਦਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ तक ਕੋਈ रोड मैप तय कर लेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हमारी 26 जनवरी के बाद 1 मार्च का ही प्रोग्राम था सरू में, या 1 फरवरी का ही हमने मार्च करना था। उस समय हमने जो 26 जनवरी में घटना हुई, उसकी वजह से हमारे आंदोलन में कुछ हमारे बीच में बैठे लोगों की वजह से हमारा आंदोलन बदनाम हो गया। अब दोबारा हमने घोषणा करी कि हम मार्च करेंगे, तो दोबारा कोरोना का बहाना करके दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया। पूरे देश के अंदर मीडिया ने अफवाह बना रखा है कि कोरोना बहुत भयंकर महामारी है। हालांकि सच्चाई ये है कि कोरोना इतनी भयंकर महामारी नहीं है जितना इसको बताया जा रहा है। 2% इसका डेथ रेट है, 98% लोग ठीक हो रहे हैं।
जबकि सच्चाई ये है कि 10% टीकाकरण के बाद है। अगर 100 आदमी ने टीके लगाए तो 10 मरते हैं, 100 आदमी का कोरोना हुआ तो 2 मरते हैं। एवरेज बढ़ाता है, टीका घटाता नहीं है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, 2 टीका लगने के बाद कोविड से पीड़ित बताए गए हैं। राहुल गांधी कोविड से पीड़ित हैं, दोनों टीके लगवा चुके हैं। तो ये जो इन्होंने प्रचार कर दिया, हम नहीं चाहते कि किसी छोटी मोटी आवेश में आके हम कोई ऐसा निर्णय ले लें जिससे हमारा आंदोलन बदनाम हो जाए। हमें पता है लड़ाई लंबी चलेगी, कितने दिन तक हमारे ऊपर इस तरह की इंट्रैक्शन लगाई जाएंगे, कितने दिन तक इतनी पाबंदियां लगाई जाएंगी। संसद भी चलेगी, लोकसभा पिछली बार भी चली थी। मंडियों में बारदाना नहीं है, डायरेक्ट पेमेंट के जरिए जो सरकार ने पेमेंट करनी है, किसानों को टाइम पे पेमेंट भी नहीं मिल रही। क्या आपको लगता है कि सरकार के साथ जो किसानों की टसर चल रही है उस वजह से किसानों को परेशान किया जा रहा है? देखिए, हरियाणा के अंदर तो पिछली बार भी इसी तरह परेशान किया गया था। पंजाब में अलग थी, पिछली बार भी डायरेक्ट हमारे को पेमेंट की गई थी। हरियाणा के अंदर तो एक अलग मुद्दा उभर के आ गया, पर बारदाने का तो हमें पता है क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि जिस भी किसान का काम पूरा होगा वही बॉर्डर पे आएगा। ये जानबूझ के नहीं दे रहे कि अगर इनको बारदाना दे दिया गया, इनकी गेहूं तोल दी गई सबकी, तो ये काम निपटते ही बॉर्डर पे जाएंगे, इसलिए रोक रखे। हरियाणा के अंदर तो एक मामला हो गया कि यार यहाँ 4 सैलो काम कर रहे हैं अडानी के, और वो मंडियां बंद हो रही हैं। पहले तो 4 मंडियां कैथल के अंदर, डांड के अंदर जो है बिल्कुल ही बंद कर दी। फिर वो किसानों ने विवाद किया तो वहां आड़ती बैठा, अब आड़ती भी उन सैलों में अनाज डलवा रहा, अडानी के गोदामों में अनाज डलवा रहा। मंडियां बर्बाद करने के लिए जो सिस्टम चल रहा है उसके तहत हरियाणा के अंदर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसलिए हमने देखिए, हरियाणा किसान को 2 फ्रंटों में लड़ना पड़ रहा है। हरियाणा के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है, पंजाब के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट। हमने हरियाणा सरकार से भी लड़ना पड़ रहा है और मोदी सरकार से भी लड़ना पड़ रहा है। इसलिए हर रोज हरियाणा के अंदर कोई ना कोई मंत्री आया रहता है, कहीं कोई मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, वहां हमने बड़े बड़े इकट्ठ करने पड़ते हैं, वहां उनका विरोध करना पड़ता है। और यहाँ बॉर्डरों पर भी पंजाब के भाई के साथ बैठना पड़ता है। इसलिए आंदोलन काफी पीक पर गया हुआ है। इसको तारपीड़ो करने के लिए सरकार तरह तरह की स्कीमें करे। हरियाणा के अंदर सीआईडी के जरिए पता लगाया गया किस गांव से कितने किसान गए थे, क्या वो वही हैं, और अगर वो गांव में आए तो उनकी मनोज दिशा क्या थी, क्या वो वापस जाएंगे, क्या वो मजबूत हो गए, मजबूती से सोच रहे हैं, या वो ये चाहते हैं आंदोलन जल्दी तो सारी तरह की रिसर्च स्टडी करवाई गई और ये गृह मंत्रालय में रिपोर्ट जा चुकी है। मगर हरियाणा किसान की रिपोर्ट में आपको बताऊं क्या, हरियाणा किसान की रिपोर्ट सीआईडी के जरिए ये गई है कि अगर हम 10 थे तो अब 20 जाएंगे, डबल हो जाएंगे। हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, जीत के रहे ही बॉर्डर। थोड़े लफ्जों आप बताइए, कम लफ्जों में आप बताइए कि आप कोविड की जो बात चल रही है या ऑपरेशन क्लीन की, ये दोनों वजह से आंदोलन को कोई असर पड़ेगा या समाप्त कर देगी सरकार? देखिए, वैसे कोविड के ऊपर बोलने के लिए मैं सक्षम व्यक्ति नहीं हूं, या तो इस पे जीव विज्ञानी बोले या डॉक्टर बोले। नहीं, उस पर भी बोलूंगा, लेकिन हम 5 महीने से बैठे, हमारा तो यहाँ कोई कोविड का एक भी किसान शहीद नहीं हुआ। सारे के सारे सरकार की गलत नीतियों से हुए, ठंड लगने से हुए हैं या कोई और मामला रहा। ऑपरेशन क्लीन इनकी मनोदशा को बताता है। हम अपनी तरीके से इनके भय खाने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। अगर देश के अंदर इमरजेंसी ही लागू करके सेना ही उठा देती है, फिर भी हम अपनी मर्जी से उठ के नहीं जाएंगे। हमारे को जबरदस्ती तो बेशक सरकार इतना बड़ा रिस्क ले सकती है। यही इस सरकार का कोई हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये कुछ नहीं कर सकते। ये सरकार लाशों के ऊपर राजनीति करने वाली है। हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण का आंदोलन चला हुआ था, 32 बेगुनाह नौजवानों को गोलियों से मार दिया गया। बाबा राम रहीम था सिरसा के अंदर, उनका पंचकुला बुला करके लगभग 70-80 आदमियों को मार दिया। एक रामपाल महाराज था, उसको गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने 8-10 को गोली मार दी। सैकड़ों आदमियों को हरियाणा के अंदर पहले ही मार चुके हैं। राजस्थान के अंदर गुज्जर आंदोलनों में सैकड़ों आदमियों को गोलियों मरवा दी उन्होंने। पटेलों के अंदर गुजरात में सैकड़ों आदमी मरवा दिए। गोधरा कांड कितना बड़ा आदमी, मुजफ्फरनगर दमगरे हजारों आदमी मरवा दिए।
अगर बीजेपी का खाता आप देखोगे, भारतवर्ष के अंदर लाखों आदमी मरवा चुके हैं। इनको कोई शर्म नहीं है क्या कर देंगे, मगर हम डरेंगे नहीं, हम बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे। आपको लगता है कि कुछ दिनों में कोई सरकार के साथ वार्ता होगी या ऐसे ही बंद पड़ी रहेगी? साथियों, हमें एक बात समझ में नहीं आती, हमारे से पूछा जाता कि आप बातचीत के लिए तैयार हैं कि नहीं। मैं आपको बता दूं, आंदोलन का मतलब ही बातचीत करना होता है। अगर हम सरकार की नीतियों से संतुष्ट होते तो घर ही होते ना। हम यहाँ बॉर्डर पे आए हुए हैं तो बात करने के लिए आए हुए हैं। हमारे तो सरकार ही बात नहीं कर रही, और रही बात करने की 10-11 दौर की वार्ता होगी, सरकार वहीं से बात चलाती है, वहीं घुमा देती है। मैं तो कहता हूँ क्या बात की जरूरत है, अब तीनों कानून वापिस लीजिए, एमएसपी की खरीद का गारंटिया कानून बनाइए, हम तो बगैर वार्ता ही घर चले। सरकार तो इस वेले सो रही है, उसके तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप बैठे हैं या नहीं बैठे। ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि पहले ये थी इनके मन में, मगर पूरे भारतवर्ष का किसान इस आंदोलन में जुड़ गया। 90% और 90 करोड़ जनता, आज भी 70 से 72% जनसंख्या कृषि पे आधारित है, या तो खेती और मजदूर है या किसान है खुद। 90 करोड़ जनता की आवाज है किसी के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हिम्मत की वो नया सुने? ऐसा तो नहीं है, रात को नींद तो इनको भी नहीं आती, मगर ये दिखावा ऐसा कर रहे हैं कि हमारे को कोई परवाह नहीं। ये मात्र दिखावा, अंदर से सरकार हिल चुकी है, और ये इसके लिए, इस आंदोलन को बिखेरने के लिए गलत तरह के रास्ते में जो जा रही है, जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट के तहत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश कौर जी ने दस्सिया कि आने वाले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਵਾਢੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।